नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी के साथ मैं रोज शो करता हूं। देश के जाने माने पत्रकार हैं। एबीपी चैनल पे आप रोज उनको बढ़िया बहस करते हुए सुनते हैं। बहुत अच्छे जानकार हैं, किताबें लिखी हैं उन्होंने, बहुत जानकारी रखते हैं। मैंने मोदी जी के भाषण पे आज उनसे बहुत सारी बातें करी। पूछा कि अयोध्या हारे तो फिर भगवान राम को भूल ही गए। जय जगन्नाथ कहने लगे कि उड़ीसा में ज्यादा सीटें आई। ये देख लीजिए आप, ये प्रधानमंत्री गजब के प्रधानमंत्री हैं। कहा तो हर भाषण में जय श्री राम, अयोध्या का जिक्र, होर्डिंग, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। और अयोध्या हारे तो फिर जगन्नाथ जी पे शिफ्ट हो गए। भगवान सब एक होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब भगवान एक है तो फिर अल्लाह भी एक ही है। भगवान हो गए, यीशु हो गए, गुरु नानक हो गए, अल्लाह हो गए, सब एक ही है ना। लेकिन यहाँ तो भगवान राम की जगह भगवान जगन्नाथ पे शिफ्ट हो गए। तो मैंने पूछा अभय जी से, ये शिफ्टिंग का मामला क्या है। तो मैंने पूछा कि नीतीश पहले टांग खींचेंगे या फिर पहले चंद्रबाबू नायडू, और जयंत चौधरी का इतना अपमान क्यों हुआ। बहुत मजेदार इंटरव्यू है, पूरा सुनिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी। गजब काम किया प्रधानमंत्री जी ने जब वो संसदीय दल का नेता, एनडीए के नेता चुने जा रहे थे। हमने देखा मंच पर एक एक सांसद वाली पार्टी के नेता बैठे हुए थे। उनको भाषण भी दिलाए गए बाद में, लेकिन बड़े मन से जयंत चौधरी गए थे अखिलेश यादव को छोड़कर वहां पर। हमने देखा मंच में जयंत चौधरी गायब है। फिर हमने देखा कि कहीं भीड़ में दिखाई देंगे। कैमरा बार बार कंगना जी पे आके टिक जा रहा था, लेकिन फिर बीच में दूसरी लाइन पे कहीं बैठे हुए जयंत चौधरी दिखाई दे गए। हमको लगा आप तो भाषण दिलाएंगे दिलाएंगे, जब एक एक पार्टी वाले, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल। लेकिन जयंत चौधरी को तो प्रधानमंत्री ने ऐसे कर दिया तो पहचाना ही ना हो। इतना अपमान जाट समुदाय का, क्या केवल इसलिए कि जाट समुदाय ने मनमाफिक वोट नहीं दिए। योगी जी भी बड़े बुझे बुझे नजर आए। प्रधानमंत्री भूल गए कि भगवान राम का नाम भी लेना है। अयोध्या हार गए तो जय जगन्नाथ के नारे लगवाए। कहा जगन्नाथ भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गरीबों के भगवान है। उड़ीसा में सीटें आ गई तो भगवान वहां के काम करने लगे, उत्तर प्रदेश के भगवान पीछे चले गए। रामचंद्र जी, पूरा मिला के ये जो सीन था आज का, मतलब कल का ये जो सीन था, ये जो इस सीन के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है। देखिए, मुझे प्रधानमंत्री के पूरे भाषण और जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया है उसके बारे में मैं एक दो बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि मुझे तो पक्का यकीन है कि जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जबरदस्त किस्म के अंतर्विरोध पैदा हो गए हैं। क्योंकि जयंत चौधरी से जब ये सीन देखा गया कि वो सामने बैठे हुए हैं और उन्हें कोई तरजीह नहीं दी गई, ना उन्हें माइक मिला ना मंच मिला, उसके बाद में न जाने कितने लोगों ने जयंत चौधरी को फोन किए, उनके परम मित्रों ने फोन किए, वो किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, न किसी की व्हाट्सएप का जवाब दे रहे हैं, ना फोन उठा रहे हैं, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है कि वो बाद में बात कर लेंगे। पूरी तरीके से उन्होंने संपर्क अपना काट दिए हैं। अब इसके दो ही कारण निकल सकते हैं। पहला कारण तो ये पहले तो बात, दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि शायद उनको जितना मंत्रालय उन्होंने मांगा होगा सब दे दिया होगा। अगर ऐसा है तो फिर उन्हें मंच पर जगह क्यों नहीं दी गई। भाई देखिए, अगर किसी पार्टी को किसी समुदाय के वोट नहीं मिलते हैं, जैसे मान लीजिए जाट समुदाय है, जाट समुदाय के वोट नहीं मिले, ना उत्तर प्रदेश में मिले, न राजस्थान में मिले, ना ही हरियाणा में मिले, और ना ही पंजाब में मिले, तो फिर जो भी एक आध नेता होता है किसी पार्टी या गठजोड़ के पास, वो उसको और भी सजा बजा के मंच पर पेश करता है, ये बताने के लिए कि ये समुदाय से हम पूरी तरह कटे हुए नहीं है, हमारे पास भी इसका एक नेता है। और वो दो अनुप्रिया सीटें भी, हाँ अनुप्रिया पटेल को बैठाया था। हाँ, वो दो सीटें भी जिता जिता के लाए हैं जयंत चौधरी। ऐसी बात नहीं कि वो एक भी सीट नहीं जिता के लाए। तो ये तो बात उल्टी है। जाट समुदाय के वोट नहीं मिले तो और ज्यादा। और भाजपा के अपने जो जाट नेता थे वो चुनाव हार गए, संजीव बालियान चुनाव हार गए, कई लोग चुनाव हार गए। तो भाजपा का कोई भी जाट, जो भूपेंद्र चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने जिनको टिकट दिलवाए थे अपने जाट उम्मीदवारों को जिता नहीं पाए। इसका मतलब है इसमें जयंत चौधरी की हैसियत और उनका महत्व एनडीए में और बढ़ जाना चाहिए था। जब उनकी इस तरह से उपेक्षा की जा रही है, जबकि उन्हें और ज्यादा रेखांकित किया जाना चाहिए था, उनको तो अलग से तालियां बजवाई जानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को उनका विशेष रूप से परिचय देना चाहिए था, उनका उल्लेख करना चाहिए था अपने भाषण में। ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि मामला बहुत गड़बड़ है अंदर, और वो गड़बड़ी अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। ठीक ठीक वो गड़बड़ी क्या है, ये बहुत समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है 24 घंटे में ही वो निकल के सामने आ जाना चाहिए। दूसरी बात,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा, उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त सवालिया निशान लगा हुआ है। आप तो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में जो बातें चल रही हैं उनकी गूंज दिल्ली तक आ रही है। हम सब लोग सुन रहे हैं उनकी बातों को, लखनऊ में क्या बातें चल रही हैं। लखनऊ में तो इस वक्त, जहां तक मुझे जानकारी है, लखनऊ में तो काफी शोर है इस बात को लेकर कि कुछ बड़ा कुछ घटित होने वाला है। क्या घटित होने वाला है, किसकी तरफ से घटित होगा, आदित्यनाथ जी की तरफ से घटित होगा या आला कमान की तरफ से घटित होगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात यह चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। आप किसी बीजेपी का ही गृह मंत्री बनाना चाहते हैं तो किसी और को बना दीजिए, अमित शाह का गृह मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। तो अब इस पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर विचार मंथन हो रहा है कि क्या अमित प्रकाश को जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल चूंकि समाप्त हो गया है तकरीबन, तो उनकी जगह अमित शाह को अध्यक्ष बनाया जाए। पहले भी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के अध्यक्ष पद पे काम करने का उन्हें तजुर्बा भी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है उसमें अमित शाह की एक भूमिका भी है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उल्लेखनीय भूमिका है। तो अमित शाह को अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उनकी जगह किसी और व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया जाएगा। हो सकता राजनाथ सिंह को ही दोबारा, जब 2014 में राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया भी गया था। तो मुझे लगता यह है कि जो ऊपर से एकता दिखाई पड़ रही है, ऊपर से एक दूसरे की गलभैयां हैं, एक दूसरे की तारीफें हो रही हैं, अंदर से काफी काट फांस चल रही है। अब उस काट फांस की स्पष्ट अभिव्यक्तियां तो ये हमें दिखाई पड़ रही हैं, जिनका अभी हमने आपके सामने जिक्र किया। और भी क्या चल रहा है उसमें, उसके अंदर ये अभी पता नहीं है। जैसे कि वित्त फाइनेंस कमीशन ने कह रखा है कि किसी भी राज्य को, अगर वो पहाड़ी राज्य नहीं है तो उसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, केवल पहाड़ी राज्यों को दिया जाएगा। ये फाइनेंस कमीशन की सिफारिश है, तो ऐसा नियम कानून नहीं है, इसको बदला भी जा सकता है। क्योंकि विशेष राज्य का किसी दर्जा दिया जाता है तो फिर वो केंद्र का सारा हिस्सा जो होता है उसके पास चला जाता है करों का, वो तो काफी बड़ी चीज है विशेष राज्य का दर्जा। और ये मांग चंद्रबाबू नायडू की भी है और नीतीश कुमार की भी है, और दूसरे, इन दोनों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो दूसरे लोग कई राज्य मांगने लगेंगे। इन दोनों का कहना यह है कि भाई जो धन कमाने का जो हिस्सा था, इनके लिए हैदराबाद और तेलंगाना और उनके लिए झारखंड, वो हमसे राज्य का विभाजन होने पर कट के चला गया। अब हमारी राज्य की आमदनी बहुत कम हो गई है। चंद्रबाबू नायडू का ये भी तर्क है कि हमारे पास तो राजधानी ही नहीं है, हमें तो अमरावती भी बनानी है। वैसे भी अमरावती में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी ने उसका काम ठप कर दिया था, है? तो वो उनके लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो इन दोनों राज्यों के लिए केंद्र सरकार को एक विशेष वित्तीय पैकेज डिजाइन करना होगा, जिसका नाम भले ही विशेष राज्य ना हो, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर केंद्र के संसाधनों को ये दोनों राज्य अकेले खा जाएंगे। ये गठजोड़ सरकार की पहली जो कीमत जो है, बड़ी वित्तीय कीमत जो है, वो इसको चुकाना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि जब अमरावती का श्री गणेश बनाने का श्री गणेश किया था तो उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, तब चंद्रबाबू नायडू ही मुख्यमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी वहां गए थे उस कार्यक्रम में। वहां चंद्रबाबू नायडू ने उनसे भाषण में विशेष राज्य का दर्जा देने की अपील की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इधर-उधर की बातें की और उनकी बात नहीं मानी, वो चले आए। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और अपने मंत्री वगैरह भी उन्होंने वापस बुला लिए। ये स्थिति हो चुकी है उन दोनों के बीच में। उसके बाद दोनों में बड़ी तकरार हुई, इतनी तकरार हुई, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस देश का कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से अच्छा है, नरेंद्र मोदी से तो हर नेता अच्छा है इस देश का, ये कहा। जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वही आदमी है इसने अपने ससुर की पीठ में छुरा मौका था। तो ये इस तरह की तकरारें इन लोगों के बीच में हो चुकी हैं। मेरा तो मानना यह है कि बहुत जल्दी ही इस प्रकार की तकरारें इस गठजोड़ सरकार में खुल के सामने आने लगेंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास 240 सीटें हैं और वो मोटे तौर पर कुछ थोड़ी बहुत बातें मानने के बाद में, जो पहले राउंड में वो मान लेंगे, उसके बाद वो किसी की कोई बात मानने के मूड में है नहीं। जैसे ही सब लोगों ने शपथ ली, मंत्री पद प्राप्त किया, तो कुछ सरकार चलनी शुरू हुई, उसके बाद वो किसी की बात नहीं मानेंगे, और जब बात नहीं मानेंगे तो महीने 2 महीना इंतजार करने के बाद में विरोध के स्वर उठना शुरू हो जाएंगे और फिर इस सरकार में जो जूतों में दाल बटनी लगेगी, जो आमतौर पर गठजोड़ सरकारों में होता है। देखिए, गठजोड़ सरकार बहुत कमजोर हो तब भी बुरी तरह पिटती है,
और बहुत मजबूत हो तब भी बहुत बुरी तरह पिटती है। ये मैं बता रहा हूं अपने तजुर्बे से। अगर गठजोड़ सरकार में सभी पार्टियां कमजोर हैं, एक पार्टी थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी पार्टियां उनसे छोटी हैं, तो गठजोड़ सरकार चल सकती है। जैसे कांग्रेस सरकार थी या पहले की बीजेपी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की, मतलब आपके पास 150 पौने 200 सीटें हैं, दूसरी पार्टियों के पास किसी के पास 25 हैं, किसी की 30 हैं, किसी के पास कुछ हैं, इस तरह का एक जमावड़ा है। तो वो जमावड़ा आमतौर पर चलता रहता है। नेता भी ज्यादा उदार है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा है या मनमोहन सिंह जैसा है, तो वो चलता रहता है। सोनिया गांधी जैसा है, तो वो गठजोड़ सरकार चलती रहती है। लेकिन नेता अगर नरेंद्र मोदी जैसा है और उसके पास 240 सीटें हैं और उसकी आदत पड़ चुकी है स्पष्ट बहुमत की, गठजोड़ सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, और जब वो 10 साल में उसने अपनी पार्टी जहां जहां गठजोड़ों में शामिल थी, उन गठजोड़ों का इन्होंने कबाड़ा कर दिया। तो वो बहुत मुश्किल है इनको गठजोड़ चलाना। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग उस तरीके से गठजोड़ चला पाएंगे। अबे जी, एक चीज और थी कि भगवान राम भूल गए आज, वो अयोध्या में हारे, अयोध्या हारे क्या, जगन्नाथ जी की तरफ शिफ्ट हो गए कि उड़ीसा में उन्होंने कहा जय ये जगन्नाथ। बात तो मैंने उसमें भी नोटिस किया था, जब इन्होंने भाजपा कार्यालय में अपना स्वागत करवाया, अपनी ऊपर फूल की हाँ, पत्तियां उसमें भी बरसवाई, जय उसमें भी जगन्नाथ। जय जगन्नाथ तो उन्होंने शुरू किया था। हाँ, ठीक है, आप उड़ीसा में चुनाव जीते हैं तो जय जगन्नाथ बनता है आपका कहना, लेकिन आप भगवान राम को भूल जाएंगे, ये तो फिर मुश्किल की बात है। लेकिन हो सकता है मोदी जी मानते हैं तो वो स्वयं ही भगवान राम के प्रतीक हैं, स्वयं ही भगवान राम है, ये भी तो हो सकता है। मतलब मोदी सब हैरान है कि कहाँ तो जय श्री राम का नारा मतलब हर सब में लगता था, कहाँ भगवान राम गायब हो गए, अयोध्या में हारे हो, भगवान राम को बाय बाय टाटा बाय बाय लेकिन कर आपने दिया। समझा कि एक बार नोट की कि खुद इस कार्यक्रम में जो आज दिन भर चला, जिसके हाँ। अंदर मोदी जी ने बहुत ही प्राणांतक किस्म का लंबा भाषण दिया, हम्म। उस कार्यक्रम में कहीं भी इसको मोदी सरकार या भाजपा सरकार नहीं कहा गया। हाँ, मैं ये पूछे यार, तब तो एनडीए पे आ गए। मोदी के पूरे लंबे भाषण में उन्होंने भाजपा का जिक्र भी नहीं किया। हाँ। कि आपने भाजपा भाजपा शब्द नहीं निकला उनके मुंह से आज। हाँ, एनडीए सरकार। एक बार फिर से ध्यान से सुनना पड़ेगा, कहीं उन्होंने भाजपा शब्द का जिक्र नहीं किया। तो ये भी नहीं कहा कि ये मोदी सरकार है। लेकिन मीडिया अभी भी मोदी 3.0 लिख रहा है। हाँ। मीडिया को गुलामी की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि वो अभी भी 3.0 ही लिख रहा है मीडिया। वो जो है, मुझे याद है एक किस्सा कि एक आदमी का घोड़ा उसने खरीदा, वो घोड़ा चल के नहीं दे रहा था। फिर वो एक उससे दूसरे पड़ोसी ने कहा मेरा घोड़ा चलता ही नहीं है ये, तो वो उसके आगे गया, डांस करा तो घोड़ा चलने लगा। तो बोले ये क्या मतलब है? बोले ये पहले बारात का घोड़ा था, इसको डांस की आदत है, जब डांस करोगे तभी चलेगा ये। तो मीडिया मीडिया का हिस्सा वो बारात के घोड़े ऐसा ही है कि उसको मोदी सरकार के अलावा आज ही नहीं है। लेकिन ये हृदय परिवर्तन राजनाथ सिंह का, गडकरी का, सब अब एनडीए सरकार पे आ गए। कहा मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प, मोदी, आप तो कहते थे कि ऐसा कोई तीसरी ताकत है मोदी, कोई तीसरा कहते थे। आज वो गायब हो गया, मोदी सरकार गायब हो गई, एनडीए सरकार आ गई। ये जो हृदय परिवर्तन हो गया, ये हृदय परिवर्तन कब तक, मतलब कैसे मारेंगे अपने अंदर के मोदी को? देखिए, इन्हें अपने आप को रिट्रेन करना पड़ेगा, अपने कर आप को लेंगे। नहीं, मुश्किल है बहुत। आदत बहुत खराब हो चुकी है ना। ये 22 साल पुरानी आदत है, एक दो दिन की पुरानी आदत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनको तो पता ही नहीं था सरकार कैसे चलाई जाती है। अटल जी तो पहले कभी मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह, एक बार विदेश मंत्री रहे थे थोड़े दिनों के लिए जनता पार्टी के शासनकाल में। कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अटल जी रहे नहीं थे। कभी उन्होंने स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाई नहीं थी अटल जी ने। तो वो तो गठजोड़, वो और लाल कृष्ण आडवाणी का पूरा जो राजनीतिक शिक्षा दीक्षा हुई थी, वो पूरी की पूरी गठजोड़ सरकार के कंसेप्ट में हुई थी। और वो कहते थे, उनकी थीसिस थी एनडीए प्लस प्लस प्लस, यानी जितना एनडीए को मजबूत करोगे उतना ही भाजपा मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी जब अवतरित हुए 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे, तो उन्होंने अटल जी की और आडवाणी की थीसिस को कूड़ेदान में फेंक दिया उठाकर। उन्होंने एक नई थीसिस दी। वो थीसिस थी बीजेपी प्लस प्लस प्लस, यानी जितना बीजेपी को मजबूत करोगे उतना ही अच्छा होगा और एनडीए उसके आसपास घूमेगा, बजाय इसके कि एनडीए की मजबूती से बीजेपी मजबूत होगी। बीजेपी मजबूत होगी, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा चला जाएगा। तो पूरे 10 साल उन्होंने इस तरीके से गुजारे हैं।
पहली बात तो यह है कि इस चुनाव ने इनकी इस थीसिस को परास्त कर दिया है पूरी तरीके से। दूसरे, इस थीसिस ने इस चुनाव ने विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया है। इसीलिए आप देखिए कि अपने इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण का बहुत लंबा हिस्सा विपक्ष की निंदा में गुजारा हाँ, पूरे टाइम और कांग्रेस इसमें कांग्रेस काफी उन्होंने अपनी गर्मा का क्षय किया। देखिए, उनको चाहिए था कि आज उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था। एक गठजोड़ सरकार की गठजोड़ के संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था। सरकार तो शपथ अभी जब होगी तो बाद में सरकार बनेगी, अभी तो काम चलाऊ प्रधानमंत्री है। तो इनको चाहिए था कि विपक्ष के नेताओं को जीत बधाई देते कि उन्होंने बड़ा शानदार चुनाव लड़ा और काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया और अब लोकतंत्र में, हम संसद में विपक्ष के साथ में मिलजुल कर देश का विकास करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अंदर जो पूरी कड़वाहट भरी हुई है, हाँ, जो लग रहा था तलखी भरी हुई है, वो पूरी की पूरी तलखी इस भाषण में निकल के आ गई। बाद में मैं अपने पत्रकार साथी से पूछ रहा था, जिनको नरेंद्र मोदी से कई बार मिलने का अवसर भी है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप मोदी जी से मिलें तो मुलाकात के बाद भी आपको बड़ी नकारात्मक किस्म की अनुभूति होती है, क्योंकि मुलाकात में निजी तौर पे भी बहुत ही तल्ख किस्म की बातें करते हैं, जो मजाक भी करते हैं, वो अपमानजनक होते हैं लोगों के लिए, चिकोटी काटने वाले होते हैं। अटल जी जब मजाक करते थे उससे आपको आनंद आता था, आपको याद रहती थी बात। हाँ, मैंने अटल जी बिल्कुल। का इंटरव्यू लिया है, मैंने अडवाणी जी का इंटरव्यू भी लिया है। तो स्थिति यह है कि ये मोदी जी की शख्सियत खास तरह की है। आज के भाषण में तो उनकी जो अंदर जो कड़वाहट भरी हुई है वो ऐसी बाहर निकली है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसीलिए जब वो मुसलमानों के खिलाफ भीषण और भयानक प्रचार कर रहे थे, आग उगल रहे थे, तो मैंने आपके सामने कहा भी था कि मोदी जी रोज रात को सोते हैं और सवेरे ये सोच के उठते हैं कि आज मुझे कौन सा जहर उगलना है, आज मैं सही पोटेशियम बात साइनाइड उगलूंगा या सल्फास उगलूंगा। उसी सही बात हिसाब है। से वो जहर उगलते थे। लेकिन अब क्या करेंगे? वो इधर तो भाषण हो भी नहीं पाया, उधर से टीडीपी के नेता का बयान आ गया कि मुसलमानों को 4% आरक्षण जारी रहेगा, हज यात्रा पे जाएंगे 1 लाख रुपए मिलेगा। तो अब क्या करेंगे? अब तो वहां पे सरकार नहीं नहीं, इनकी वो सब मान देखिए, ये सब बातें माननी पड़ेंगी इन्हें। और अगर ये नहीं मानेंगे, इसमें एक और बात, एक सबसे बड़ा विरोधाभास क्या होगा कि सरकार में तो ये टीडीपी के साथ ऐलान करेंगे, इनको भी मुसलमानों के वोट चाहिए। नीतीश कुमार को भी, नीतीश कुमार की आप में छवि मुसलमान विरोधी नेता की नहीं है। नीतीश कुमार को मुसलमान वोट मिलते रहे हैं बिहार में, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को राज्यसभा तक, अली अनवर को कितने दिनों तक उन्होंने राज्यसभा में रखा नीतीश कुमार ने। बाद में बीजेपी के साथ चले गए, अली अनवर को समर्थन करने से इनकार कर दिया, उनको हटा दिया, वरना उन्हें फिर राज्यसभा मिल जाती। जो पसमानदा मुस्लिम महाज के ऊपर एक बहुत बड़ी उन्होंने किताब लिखी है, मसावात की जंग, अली अनवर ने। तो ये इन दोनों को मुसलमानों को वोट चाहिए, तो दोनों में से कोई मुसलमान विरोधी नेता नहीं है। तो भाजपा का जो मुसलमान विरोधी एजेंडा है ये सरकार में नहीं चल पाएगा, सरकार के स्तर पर नहीं चलेगा, लेकिन ये पार्टी के स्तर पर से चलाएंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं कहेंगे आप बेवकूफ बना रहे हो आप। मैं उसका एक प्रमाण दे दूंगा आपको। इस वक्त पीएमओ की तरफ से जो थीसिस बनाई गई है पूरी की पूरी, वो थीसिस ये है कि मुसलमानों की वजह से हम लोग हारे और प्रधानमंत्री मुसलमानों को गले लगाना चाहते हैं, लेकिन वो एक हाथ से ताली बजा रहे हैं, मुसलमान लोग उनके साथ दूसरा हाथ ताली बजाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री को सबका साथ सबका विकास की थीसिस प्रधानमंत्री की जो है उसमें मुसलमानों को निकाल देना चाहिए बाहर। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। वो लोग जो पार्टी के खुले समर्थक हैं लेकिन पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, और प्रवक्ता भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि एक मजहब की वजह से हमारे, एक मजहब की वजह से हारे, यही सब बात बोलते हैं। जबकि असलियत क्या है? असलियत ये है कि भाजपा को मुसलमानों ने हराया, मुसलमान तो भाजपा को कभी वोट देते ही नहीं है। भाजपा को मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर हराया है, मिलकर हराया है, बिल्कुल सही बात है। भाजपा को मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर हराया है। बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। 12 राज्यों में भाजपा का वोटिंग प्रतिशत गिर गया है, 12 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में तो 8-9% के करीब गिर गया है वोटिंग, जो मतदान प्रतिशत है भाजपा का। तो भाजपा का इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है, और वो अगर आप नुकसान को ठीक से गंभीरता पूर्वक ये लेंगे नहीं, अपने संगठन को दुरुस्त नहीं करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है, अव्यवस्थित है। वो पन्ना वन्ना प्रमुख कहाँ चला गया? हाँ, मतलब कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सब गड़बड़ है। इन्होंने पूरी हिंदू एकता बनाई थी, सारी छिन्न भिन्न हो गई है। भाई राजपूतों ने बड़े पैमाने पर इनको वोट नहीं दिए,
दलितों ने इनको बड़े पैमाने पे वोट नहीं दिए, ओबीसी ने इनको बड़े पैमाने पे वोट नहीं दिए, मुसलमान तो इन्हें वोट देते ही नहीं थे, ब्राह्मणों ने भी कुछ कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उनको वोट नहीं दिए। तो इन्हें देखा जाए तो स्थायी रूप से अगर कोई वोट मिला है तो बनिया वोट है केवल। सही बात है। आज के उसमें एक मजेदार सीन, और वो नीतीश बाबू को पता नहीं क्या होगा, इतना प्यारा गया वो प्रधानमंत्री के पैर छूने लगे। नहीं, आपने चित्र को ध्यान से आप देखिए, नीतीश ने नहीं प्रधानमंत्री के पैर छुए, प्रधानमंत्री ने उनके पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया। पहले अच्छा। जब चित्र एकदम आया तो हम लोग बैठे हुए देख रहे थे एबीपी पर, तो हम लोग चौंके कि ये नीतीश प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। फिर उस चित्र को एबीपी ने 4-5 बार दिखाया, 5 बार नहीं, शायद 6-7 बार दिखाया उन्होंने उसी एक एक्शन को। तो मैंने देखा प्रधानमंत्री उनके पैरों की तरफ हाथ ले जाते हैं और नीतीश फिर उठा लेते हैं उनके हाथ को। उन्होंने नहीं, नीतीश ने नहीं पैर छुए हैं, प्रधानमंत्री ने पैर छुए हैं उनके, या पैर छूने का उपक्रम किया है। ये नया नाटक क्या चल रहा है? नाटक ये चल रहा है कि बंदा अंदर से बहुत विचलित तो घबराया हुआ है। उसको क्या लग रहा है कि अभी उसने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, महीने 2 महीने बाद ही यहाँ पर गड़बड़ झाला शुरू हो जाएगी। उसके बाद में देखिए जवाब देना भाजपा के ही एक तेलुगु देशम की एक प्रवक्ता है ज्योत्सना करके, उनका कहना यह है कि हमारा जो घोषणा पत्र है, इसका मैंने शायद आपके सामने कल जिक्र भी किया था आपके साथ में, कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो भाजपा ने हमसे अलायंस किया था तो भाजपा ने उसको स्वीकार किया था, और उसकी सारी बातें जो हैं पहले 100 दिन का जो एजेंडा है उसमें आनी चाहिए निकल के। इस तरह की बातें किसी त्यागी ने भी कही है। किसी त्यागी ने कहा है कि आपने 100 दिन का एजेंडा बनाया था, उस विचार विमर्श में हम लोग तो शामिल थे नहीं। सही बात है, वो तो आपका था। हाँ, अब हर चीज दोबारा आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो इनके मंत्रियों के विभाग होंगे, जो नीतीश के मंत्री होंगे, जो चंद्रबाबू नायडू के मंत्री होंगे, इनका लेखा जोखा पीएमओ रखेगा या अब ये इनका लेखा जोखा ये दोनों नेता रखेंगे? देखिए, जो पार्टनरों के मंत्री हैं उनके ऊपर तो इनका कोई दबाव, नियंत्रण या मॉनिटरिंग चलेगी नहीं। अफसर भी नहीं उनके है, मंत्रालयों में आरएसएस के लोग नियुक्त होंगे। जो पहले से नियुक्त वो हटा दिए जाएंगे। वो तो 1 सेकंड लगता है हटाने में, तो स्थायी नियुक्तियां होती हैं। तो जैसे ही मंत्री नया आता है वो हटा देता है, अपने दूसरे लोगों अपने लोगों को ले आता है। जब सत्ता बदलती है तो पहले के जो स्थायी इस तरह की नियुक्तियां जो होती हैं, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टाइप नियुक्तियां होती हैं, वो तो आनन फानन बदल जाती है। वो लोग पहले ही छोड़ के जाने की तैयारी कर लेते, तो वो सब हटा दिए जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो यानी कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट विभाग ऐसे होंगे जिसमें अब मोदी जी को कोई दखल नहीं होगा, कोई ना आर्थिक मोदी जी लाभ का दखल होगा ना आरएसएस का दखल होगा। और अब आरएसएस का जो दखल था वो दखल बीजेपी के पास के जो मंत्रालय हैं उनमें सीमित रह जाएगा। तो आरएसएस की पहुंच भी सरकार से हुई थी, उस पहुंच में भी कटौती होगी। अच्छा, आरएसएस तो चाहता था कि मोदी जी की जगह गडकरी आगे आए, फिर कहाँ प्लान फ्लॉप देखिए हो इसमें क्या है मैं ये समझता हूं कि ये अभी नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं कि भविष्य में नहीं होगा। ये अभी स्थिति यह है कि भाई चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया और कुछ राज्यों में बड़ी जीत भी भाजपा ने हासिल की है। जैसे कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने सारी सीटें जीत ली, गुजरात में एक को छोड़कर सारी सीटें जीत ली, हिमाचल प्रदेश में सारी सीटें जीत ली, उत्तराखंड में सारी सीटें भाजपा ने जीत ली। उसके बाद उड़ीसा में चुनाव पूरा का पूरा जीत लिया, उड़ीसा में लोकसभा भी जीत ली, विधानसभा भी जीत ली एक साथ। और आंध्र प्रदेश में अलायंस पार्टनर के तौर पर, छोटे हालांकि पार्टनर हैं लेकिन फिर भी सरकार में हैं, तो इनके पास अपनी सफलताएं दिखाने के लिए है कुछ, तो उनकी आड़ में अपनी विफलताएं छिपा रहे हैं। लेकिन विफलताएं इनकी बहुत बड़ी हैं। अभी कह रहे हैं कि तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद पहला व्यक्ति है जो कि प्रधानमंत्री बना है। ये क्यों भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे 2/3 बहुमत जीता था उन्होंने। इनको तो बहुमत से अल्पमत में आ गए हैं। इनकी तो 60 से ज्यादा सीटें कम हो गई हैं, 63 सीटें कम हो गई हैं इनकी। इसका जिक्र नहीं करेंगे, कहीं जिक्र नहीं करते। आज का भाषण देखिए, भाषण में बार बार कह रहे हैं हमको हारा हुआ बताया गया, हमको हारा हुआ बताया गया, कि हम हारे हुए तो ये लोग हैं, इस प्रकार की बात करते हैं। लिख कर लाए थे आज एक इनका ये है कि भाजपा को जितनी सीटें मिली हैं पूरे के पूरे
इंडिया गठबंधन को उतनी नहीं मिली, उससे कम मिली है सीटें। अब ये बात क्या उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होती है? सही बात। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जितनी सीटें मिली हैं, पूरे एनडीए को जितनी सीटें मिली हैं 36, अकेली समाजवादी पार्टी को उससे एक सीट ज्यादा मिली है, ज्यादा मिली है। 37। आप देख लीजिए, वहां बात लागू नहीं होती है। तो ये देखिए, ये सब जो बातें करते हैं ये सब झूठी बातें हैं, इन सब की पोल पट्टी खुल चुकी है। ये मोदी 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 मैजिक बहुत बड़ा ढपोर संघ था। ये लोग प्रचार करते थे कि जातियों के परे चली गई है मोदी जी की लोकप्रियता, और फिर डबल इंजन की सरकार वगैरह, ये सब फालतू किस्म की जो वाहियात किस्म की बातें थी, जो है ये इन सबकी पोल इस चुनाव में खुल गई है। अच्छा, ये जो गुजरात लॉबी के जो ठेके पट्टे हुआ करते थे पूरे देश में, अब उन पे भी कुछ काबू लगेगा या अभी भी गुजरात लॉबी के ठेके पट्टे चलेंगे? भाई ज्यादातर तो चलेंगे ही, क्योंकि इनके पास 240 सीटें हैं। अगर 50-60 और कम हो जाती तो वो भी बंद हो जाता मामला। क्योंकि यूपी में भी इसका विनाश होने के लिए 5 साल और लगेंगे अभी, या बीच में ही विनाश कुछ हो जाएगा। ये पूरी तरीके से इसको नष्ट करने के लिए 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, और राजनीति बहुत मजेदार होगी। स्पीकर पर दे दिया जाएगा क्या चंद्रबाबू नायडू को? कोशिश तो ये करेंगे न दें, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड बार्गेनर है, वो लेके मानेंगे। हाँ, क्योंकि तो अगर नहीं हुआ स्पीकर का पद तो पता नहीं चंद्रबाबू के एमपी कब उधर शिफ्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, मजा आया आपसे बात करके, धन्यवाद आपका। तो ये थे अभय दुबे जी, और बहुत शानदार बातचीत उन्होंने हमसे करी। मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का, इंतजार पूरा करिएगा, बताइएगा बातचीत कैसी लगी। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।